अर्निंग पर शेयर आइस 33 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लें तो टॉपिक मेरा ख्याल है ये पूरा ही इसमें रिवाइज हो जाएगा दोबारा एक दफ़ा। अब आई कैप की बुक में से चैप्टर एंड पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Anam Limited had 1 million ordinary shares of rupees 10 each in issue throughout the year ended 30th June 2003. On 1st July 2002, it had issued rupees 2 million of 6% convertible debenture. Each rupees 100 of debenture is convertible into 8 ordinary shares of on 1st July 2006 at the option of the holder. Anam Limited had profit after tax for the year ended 30th June of rupees 1850000. It pays tax on profits at 30%. What was diluted EPS for the year ended 30th June 2003? यही है जी सवाल सबके पास। ले जरा करें जी, सॉल्व कर होता है आपसे सॉल्व। सबसे पहले क्या निकाला जी, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल, उधर से डिल्यूटेड निकल आएगी। बेसिक कितनी आती है? बेसिक अर्निंग पर शेयर, इसके प्रॉफिट्स हैं जनाब हमारे पास 1850000 divided by number of issued ordinary share throughout the year, it is 1 million. कितनी आ गई जनाब? 1.85 पर शेयर। यह आ गया आपके पास बेसिक ईपीएस। बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है वो आपके पास आ गई। इसके बाद वो आपको कहता है जी डाइल्यूटेड ईपीएस आपने निकाल लिया। अब आपको याद होगा कि जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है इसी को हम चेंज करते हैं कि अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं अगर वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो उसका इफेक्ट क्या आएगा ऑन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब वो आपको बता रहा है कि जी आपने 2 मिलियन 6% कन्वर्टेबल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ईच ऑफ 100 ईच इनटू 8 ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक, तो अब आप देखें अगर ये डिबेंचर जो है जो कि 6% डिबेंचर है, अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो सबसे पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि क्या होगा जनाब, इंटरेस्ट सेविंग्स होगी। ऐसे ही इंटरेस्ट सेविंग्स कितने की है? 6% का इंटरेस्ट आपको बच जाएगा। तो 6% ले लें जनाब, 2 मिलियन का कितना आता है? 6 मिलियन, 6% ऑफ 2 मिलियन, 1 लाख। और इस पर टैक्स कितना लग रहा है? तो इस पर टैक्स लग रहा है 30%। ऐसे ही है। तो हमारे पास नेट ऑफ टैक्स कितना आ गया? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.3। ऐसे ही करते थे ना। कितना आ गया जनाब? 84,000। इसका मतलब आपकी अर्निंग जो होंगी वो कितनी बन जाएंगी? 850,000 प्लस 84,000। ये न्यूमरेटर का आ गया कि जब डिबेंचर शेयर्स में अगर कन्वर्ट हो जाए तो हमें इंटरेस्ट सेविंग आ जाएगी। कितने की? 84,000। ठीक हो गया जनाब। और इसको डिवाइड कर दें आप शेयर से कि जब ये शेयर्स में कन्वर्ट होगा 6% डिबेंचर, ये आपके पास आ गए इंटरेस्ट सेव्ड। और जब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे तो मैं कहा आप कितने शेयर्स आपने इशू करने हैं? 8 शेयर्स। निकालें कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे।
कितने डिबेंचर्स हैं जी? 2 मिलियन के। एक डिबेंचर कितने का? डिवाइडेड बाय 100, कितने शेयर मिलेंगे एक डिबेंचर के अगेंस्ट? 8। कितने आए टोटल? 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8, 1,60,000। इसका मतलब 1,60,000 शेयर जो है वो आप और इशू करेंगे तो आपके शेयर्स कितने हो गए? 1 मिलियन प्लस 1,60,000। नाउ कैलकुलेट द EPS अगेन. Now this is a diluted EPS. A ऑप्शन आ गया. ऑप्शन A 1.67 is the option. मिस अर्निंग पर शेयर के MCQs का पहला सवाल था. नो जी, दूसरे सवाल पे आ जाए. Zara Limited basic EPS for the year ended 30th June 2001 was rupees 6 per share. Which of the following issued during the year, दो दफा आ गया during the year, ended 30th June 2002 would result in restated comparative basic EPS for the year ended 20th June 2001 of more than rupees 6? ठीक हो गया जनाब? सवाल समझ आ गया? कहते जी बताओ इन चारों में से वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से पिछले साल की जो EPS है कंपैरेटिव जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो हमें पता है जनाब के राइट इशू में जो बोनस फैक्टर होता है वो पिछले साल की EPS को कम कर देता है. बोनस इशू में भी यही होता है, शेयर स्प्लिट में भी यही होता है, और शेयर कंसोलिडेशन में इन रिवर्स ऑफ द स्प्लिट तो ये उसको बढ़ा देंगे. डी ऑप्शन आ गया. ले जी आगे चलते. 3. Hania Limited has correctly calculated the basic earning per share for the current year. Which of the following items need to be additionally considered when calculating the diluted EPS of Hania Limited for the year? पहला जी 145 राइट इशू, तो ये तो नहीं आएगा diluted में, ऐसे ही है तो बेसिक में ही चला जाएगा. The issue during the year of convertible debenture, yes. Issue of director's share option, yes, share options आ गया. Equity shares issued during the year as a purchase consideration for the acquisition of plant, तो ये नहीं आएगा. Second and third जो है ये potential ordinary shares. Diluted EPS को कौन affect कर रहा होता है? Potential ordinary share. क्योंकि हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, कि हम diluted EPS कब calculate करते हैं, तो हमने कहा diluted EPS जो है वो उस वक्त calculate होती है when there is potential ordinary shares. ठीक हो गया जनाब? Now look at the 4. Many analysts believe that the trend of the earning per share is more reliable indicator of underlying performance than the trend of the net profit for the year. Which of the following comments supports the view? बताया जी. Which one?
लेकिन आप इसमें जो पहला कमेंट है वो अगर आप देखें, नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट मैनिपुलेट हो गया तो ईपीएस तो बाय डिफॉल्ट उसको यूज करती है, तो वो तो डिस्टॉर्शन अगर उसमें आ गई है तो ईपीएस में भी आएगी, क्योंकि ईपीएस का न्यूमरेटर जो है वो पीएनएल से ही आ रहा होता है। तो अगर आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर को मैनिपुलेट किया थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, तो बाय डिफॉल्ट ईपीएस पे भी उसका इफेक्ट जाएगा, क्योंकि ईपीएस का न्यूमरेटर जो है वो वही प्रॉफिट, इसलिए ए नहीं सपोर्ट करता उसको। बीबीओ कहते हैं ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट द एडिशनल रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, whereas net profit does not। ये हमने देखा जनाब, चूंकि हम दो चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं। अगर आप देखें तो बेसिक ईपीएस की अर्निंग में अगर आपको याद हो तो हमने कहा जनाब ये जो हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं तो उसकी रीज़न मैंने आपको बताई। मैंने कहा यार ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना इसके अगेंस्ट, अगर हम वेटेड एवरेज नंबर ना निकालें तो हमें ये डिनोमिनेटर ये ज्यूम करेगा कि ये शेयर्स पूरा साल इशू है। इसका मतलब उसके अगेंस्ट जो रिसोर्सेज आए वो हमने पूरा साल यूज़ किए, हालांकि हमने वो रिसोर्सेज पूरा साल यूज़ नहीं किए होते, इसलिए हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ईपीएस का जो फार्मूला है, चूँकि वो रिलेटिव टर्म में मेजर कर रहा होता है, तो वो डिनोमिनेटर को एडजस्ट करता है, वो देखता है कि इन शेयर्स के अगेंस्ट जो रिसोर्सेज यूज़ हुए वो कितनी देर यूज़ हुए। अगर शेयर्स पूरा साल इशू रहे तो हम उसकी वेटेड एवरेज नंबर नहीं निकालते, लेकिन अगर शेयर्स जो है वो ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए हैं तो हमने देखा कि बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में हम हमेशा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। जो किस चीज़ की वजह से है, वो इसी चीज़ की वजह से है कि हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज साल में कितनी देर अवेलेबल है, तो वो ट्रूली उसको रिलेट कर रहा होता है कि रिसोर्सेज को इफेक्टिवली कितना बेहतर यूज़ किया आपने। हालांकि पी&एल में ऐसी कोई बात, क्योंकि वो किसी चीज़ के साथ रिलेट नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर यही है कि प्रॉफिट आपने कमाया, इतने रिसोर्सेज थे आपके पास, तो बी जो है लग रहा है कि अभी तक। सी को देखते हैं, द डिस्क्लोजर ऑफ द डिल्यूटेड ईपीएस फिगर इज अ फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ट्रेंड बता रही हो, ऐसा नहीं है। ऐसा इस डिल्यूटेड ईपीएस सिर्फ ये बताती है कि जब पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स, जो कि अभी शेयर्स नहीं है, जब वो शेयर्स बन जाएंगे तो ये जो इस वक्त आपकी ईपीएस आ रही है, ठीक, ये शेयर होल्डर को ये मैसेज कन्वे हो रहा होता है कि अगर कंपनी के प्रॉफिट यही रहे जो अभी है, ठीक, और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स भी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो तो आ चुके हैं, वो तो आपने ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे हैं अभी भी परफॉर्मेंस, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो जब ये शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो यही ईपीएस आपकी जो है वो यहाँ पर आके खड़ी हो जाएगी। ये फोरकास्ट नहीं करती, ये ज़्यादा क्लियर कर रही होती है कि ये जो आपकी बेसिक अर्निंग पर शेयर है, चूँकि वो उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रही जो कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर हैं, जो इस वक्त तो शेयर नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में शेयर बन जाएंगे, अगर उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए तो बेसिक ईपीएस की फिगर ये आती है जिसको हम डाइल्यूटेड। तो ये सी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। डी में वो बता दें, द कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड वेयर अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अफेक्ट्स द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया जी। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर जो है, बल्कि क्लियरली क्या बनता है, बी आंसर बनता है। ले जी 5वें सवाल पे एमसीक्यू नंबर 5। At 1st January 2008, Maria Limited had 5 million rupees 10 equity shares in issue. On 1st June 8, it made a 1-for-5 right issue at a price of rupees 15. The market price of the share before right issue was rupees 18. Total earning for the year ended 31st December was rupees 7.6 million. What is the basic EPS for the year ended 31st December 2008? बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है उसको कैलकुलेट कर ले। तो क्या हुआ जनाब, जब अकाउंटिंग ये शुरू हुआ तो हमने कहा जनाब हमारे पास अर्निंग कितनी है, 7.9, ऐसे ही है 6 है, सॉरी 7.6 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है जी। लो जनाब क्या होगा जनाब, जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ तो हमारे शेयर्स थे 5 मिलियन। इसके बाद राइट इशू होता है 1 जून को, इसका मतलब 6 माह जो है, 5 माह जो है 5 मिलियन शेयर है, 5/12 ऐसे ही है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 मंथ शेयर जो रहे वो 5 मिलियन रहे।
इसके बाद जनाब आपने राइट इशू किया है और क्या किया है बेटा 1 for 5, तो 1 मिलियन शेयर राइट इशू में आ गए, इसका मतलब है शेयर हो गया अब 6 मिलियन, इसके बाद कोई चेंज नहीं है, ऐसे ही इसका मतलब है 7/12। अब इसमें आपने राइट इशू शामिल कर दिया है और राइट इशू का बोनस फैक्टर है, उसको आपने इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो क्या होता है जनाब, तो हमने कहा जी वो हम इस तरह निकाल लेंगे। क्या क्या बनी इक्वेशन, 5 शेयर के अगेंस्ट 1, तो 5 शेयर जो थे उसकी मार्केट प्राइस थी 18 इंटू ₹18 और 1 शेयर राइट इशू में मिला है ₹15 का, 15 और ये कितने बन गए 90 + 15 105 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गई TERP कितनी 17.5 इज द TRP। तो फ्रैक्शन क्या बन गई बोनस फ्रैक्शन, तो हमने कहा इट इज गोइंग टू बी 18 पॉइंट डिवाइडेड बाय 18/17.5 इज द बोनस फ्रैक्शन। तो क्या करते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 18 डिवाइडेड बाय 17.5, चलो सॉल्व करें इसको, क्या 5 इंटू 5/12 इंटू 18/17.5 है 2 पॉइंट और 6 इंटू 7/12 दोनों को ऐड कर लेंगे 5.64, सही हो गया जी। तो 7.6 डिवाइडेड बाय 5.64, लो जी जो अब आ गया 1.35 ऑप्शन आ गया ए। क्या सही ठीक हो गया जनाब, अगले सवाल पे चलते हैं। Gulfasha Limited had profit after tax of ₹30 million in the year ended. On 1st January, GL had 2.4 million ordinary shares in issue. On 1st April, it made a 1 for 2 right issue at a price of 14 when the market price was 20. फिर वही सेम हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, फिगर्स का फर्क है सिर्फ, लेकिन गेम सारी वही। 7वें में आ जाए, कमिंग टू 7। On 1st January, company had 3 million ordinary shares in issue. On 1st June 2004, Samir Limited made 1 for 3 bonus issue. On 30th September 4, Samir Limited then issued a further 1 million shares at a full market price. Samir Limited had profits attributable to the ordinary shareholder of ₹20 million for the year ended 31st December 2004. What is the basic EPS? तो अब इसमें दो चेंजेस आ रहे हैं, एक बोनस इशू आ रहा है और एक फुल मार्केट प्राइस इशू। तो जनाब पहले सबसे पहले हम क्या कर लें जी, अपनी अर्निंग लिख लें। अर्निंग कितनी है हमारे पास 20 मिलियन। सो 20 डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाल। जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ है तो शेयर्स है जी 3 मिलियन। 1 जून, इसका मतलब मंथ फ्रैक्शन आ गई 5/12 और क्या है जी 1 for 3 यानी कि 1 मिलियन शेयर बोनस इशू में आ गए, ऐसे ही है। तो शेयर बन गए 4 मिलियन शेयर बन गए, ऐसे ही होगा ना, डिवाइड बाय 3 इंटू 1, बोनस इशू में 1 मिलियन शेयर इशू होंगे और शेयर टोटल हो जाएंगे 4 मिलियन। और इसके बाद 30 सितंबर को शेयर इशू होते हैं, तो इसका मतलब है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4/12। अब ये बोनस इशू हो गया, इसमें तो इनकॉर्पोरेट हो गया, इसमें नहीं हुआ हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम बोनस इशू के साथ। तो क्या था जनाब कि हर 3 शेयर के अगेंस्ट 1 शेयर, इसका मतलब पुराने 3 शेयर अब क्या हैं 4 शेयर, तो बोनस फ्रैक्शन क्या हो गई 4/3, 4/3। तो अब इसमें तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो कि इसमें ऑलरेडी। इसके बाद शेयर आप इशू करते हैं और 1 मिलियन, तो शेयर हो जाते हैं 5 इंटू 5 × 4 9, 3/12। ठीक हो गया जनाब, अब स्टोरी खत्म हो गई जनाब, कैलकुलेट कर लो।
टोटल इधर 1.67 टोटल कर ले। पॉइंट 4.26 सही हो गया जी। 4.26 लो जी, जवाब आ गया 4.26। आ गया जी। ऑप्शन ए ले जाओ। अगले सवाल पे आ जाए 8वें पे। During the year, the company made a 1-for-3 right issue at rupees 16 when the market price was rupees 12. The previous year financial statement showed an earning per share of rupees 4. There was no other issue of shares during the year. What will be the restating earning per share figure for the comparative purposes in the current year financial statement? पिछले साल की EPS रीस्टेट होगी, वो कितनी इसने बताई है? 4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ द बोनस फ्रैक्शन ऑफ राइट इशू, ऐसे ही है ना? उसका रेसिप्रोकल ले ले तो पहले आपको बोनस फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी। तो क्या किया था जी आपने? हर 3 शेयर के अगेंस्ट 1 शेयर, तो 3 शेयर की मार्केट वैल्यू है 22 रुपये, तो ये बन गई 66। फिर आपको 1 शेयर मिलेगा जिसकी प्राइस है 15 कि 16, तो ये बन गया जी 16, तो टोटल बन गया 12, 82, 4, ये कितना बन गया जनाब? 41 जो है जी हमारे पास है। 41 किमें आया था है, वही मैं कहा 41 किमें आ गया 20 पॉइंट, ये आ गया जनाब TER पे। तो बोनस फ्रैक्शन करंट ईयर की बनती है कम मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय द थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 20.5 डिवाइडेड बाय 22, ऐसे ही है, इनटू 20.5 डिवाइडेड बाय 22, कितना आ गया जी? अच्छा, वैसे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने आंसर नहीं देखे। उसकी वजह क्या है कि हमें पता है कि जब आप उसको रीस्टेट करेंगे तो उसने नीचे ही आना, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो जाते हैं, 4 और 4 दोनों, तो ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसने तो नीचे ही आना। तो ऑप्शन बनता था बी या ए, तो ए इसलिए नहीं था क्योंकि डाटा पूरा था, तो इसका आंसर सीधा सीधा बी बनता था। कैलकुलेट किए बगैर जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। हाँ जी भाई जान, आगे और अब नंबर 9 सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। कहता जी Sabha Limited has net profit for the year ended as 10.5 million and Sabha Limited has 6 million shares in issue for many years. In the current year, Sabha Limited has issued a convertible bond. If it was issued at a normal value of rupees 2.5 million and carries an effective interest rate of 8%. The bond is convertible in 5 years in 50 shares for each 100 of the bond. Sabha Limited pays tax at the rate of 30%. What is the basic EPS and diluted EPS for the current year for the year ended 30th June 2005? जी आप बेसिक भी बता दें और डाइल्यूटेड भी बता दें। तो जब आप बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो कितनी अर्निंग है जनाब इसकी? 10.5 मिलियन, ऐसे ही 10.5 मिलियन
और ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई शेयर्स इशू नहीं किए, ठीक, तो इसका मतलब 10.5 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगी आपकी बेसिक अर्निंग पर। दैट इज द बेसिक पार्ट, ऐसे ही। अब जनाब इसको 10.5 में आप ऐड अप कर दें, जो कि आपके इंटरेस्ट सेविंग्स होंगी। इंटरेस्ट सेविंग क्या होती है जनाब, आपकी कितने परसेंट बॉन्ड है, 8, और बॉन्ड है 2.5 मिलियन का रुपीस, ठीक। इसका मतलब है हमारी जो इंटरेस्ट सेविंग होने वाली है वो है 2.5 इंटू 0.08, ऐसे ही, इंटू टैक्स रेट था इंटू 0.7, ऐसे ही होगी ना कैलकुलेशन। 8% लेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, उसका 70% ले लेंगे तो नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपके इंटरेस्ट सेविंग्स, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 6 में, प्लस क्या करेंगे हम, कहता जी कितने शेयर्स आप इशू करेंगे, 50 हर 100 के अगेंस्ट। तो क्या होगा जनाब, 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, ये इसमें प्लस कर दें 6 में, तो क्या बन जाती सिचुएशन, 10.5 प्लस दिस क्या बनता, 2.5 इंटू 0.08 इंटू 0.7 क्या बनता, 2.5 इंटू 0.08 फिर इंटू 0.7, ये 10.5 है, 1 पॉइंट क्यों आ गया, 11 पॉइंट 11.2, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, 6 जमा 2.5 बटा 100 इंटू 50, और उसमें प्लस कर दो 6, 7 पॉइंट, चलो जी अब बीपीएस दोबारा निकाल, ये जवाब है आपका। 10.5 डिवाइड बाय 6 क्या क्या जवाब आता, किसका, इधर 1.75, लो जी, या बी है या सी है, और दूसरा क्या आता है, 11.2 डिवाइड बाय 7.25, 1.55, 5, तो ईपीएस बेसिक यही है, 10.5 बटा 6 है, वो तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा आंसर में। वन पॉइंट सेवन, जान दे यार, 10.64 आता है, 1.25 प्लस 7.25, 1.47 आता, 1.47, 1.75 एंड 1.47, ये कौन सा ऑप्शन बन गया, डी बन गया। बिना 10वें सवाल पे आ जाए, Alia Limited financial statement shows a profit for the year of rupees 20 million. On 1st January 2005, AL had 4 million shares in issue.
There were no share issue of the year, but there were 1 million outstanding options to buy share for rupees 30 each. For the year to 30th, 1st December 2005, the average market value of the AL share was rupees 50. What is AL's diluted EPS for the year ended 31st December 2005? अब ऑप्शन आ गए जनाब. तो डाइल्यूटेड ईपीएस आपने निकाल, तो पहले आप बेसिक निकाल लें, उसी को डाइल्यूट कर लीजिएगा. सही हो गया. तो अगर आप बेसिक ईपीएस निकालें तो प्रॉफिट है इसके 20 मिलियन ऑफ प्रॉफिट्स, और ऑर्डिनरी शेयर जो थ्रू आउट द ईयर रहे वो है 4, तो 20/4, तो ये ईपीएस आ गई 5. दैट इज द बेसिक. ये उसने नहीं पूछी हमसे, उसने हमसे डाइल्यूटेड ईपीएस पूछी. ठीक हो गया. अब डाइल्यूटेड ईपीएस की वजह क्या है कि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर द ऑप्शंस. ठीक हो गया. ऑप्शंस जो है जब हम देखते हैं कि स्टोरी है, कितने ऑप्शंस बेच चुके हैं? 1 मिलियन. 1 मिलियन शेयर ऑप्शंस हैं, और ठीक हो गया 30 रुपए के हिसाब से. इसका मतलब है जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो कंपनी को जो मैक्सिमम पैसे आने वाले हैं वो 30 मिलियन है. ऐसे ही 30 मिलियन. लेकिन अगर कंपनी अपने आप को इस ऑप्शन वाली पोजीशन में लॉक ना करती तो वो 30 मिलियन अगर उसने इकट्ठे करने होते और एवरेज प्राइस जो इस वक्त है उस पर इशू करती, तो वो कितने के हैं जनाब? वो है 50 रुपीज पर शेयर. ऐसे ही है. इसका मतलब अगर मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स. कितने आ गया अगर मैं इसको 50 से डिवाइड कर दूं? है 0.6. इसका मतलब है कंपनी 4 लाख शेयर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करने वाली. इस वक्त सिचुएशन क्या है कि कंपनी को 1 मिलियन शेयर इशू करने पड़ेंगे ऑप्शन के अगेंस्ट 30 रुपए के हिसाब से. इसका मतलब है कंपनी मैक्सिमम 30 मिलियन इकट्ठा करेगी. लेकिन अगर कंपनी ने अपने आप को ऑप्शन में लॉक ना किया होता और कंपनी ने 30 मिलियन इकट्ठा करना होता एग्जिस्टिंग प्राइस पे, तो कंपनी कितने शेयर इशू करती? 6. इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है 0.4. इसका मतलब कंपनी जो है 4 लाख शेयर यानी कि 0.4 मिलियन शेयर इशू कर जाएगी, जिसके अगेंस्ट पैसे कोई नहीं आने, और यही डिल्यूशन लेकर आएंगे. तो अगर अब हम बेसिक ईपीएस निकालें तो 20/4 कितना आ गया? सी आ गया जी. ऑप्शन आ गया सी, 4.55. 4.55 इज द आंसर. आ गया समझ? ले जी 11वां 11 क्वेश्चन नंबर 11. Which of the following statement in relation to the term dilution is or are true or false as per IAS 36 earning per share? A reduction in earning per share is an example of dilution. A reduction in loss per share is an example of dilution. दोनों ठीक है. तो यहाँ पर सवाल है कि बस सुन रहे हो? आई कैप की बुक है, उसके चैप्टर में जाओ, पेज नंबर सॉफ्टवेयर का खोलो 272. नहीं साहब कह रहा है ये जो 2 स्टेटमेंट लिखी हैं हमने, तो बताएं कि ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं या दोनों गलत हैं या कोई एक ठीक? तो जनाब पहली स्टेटमेंट में वो क्या कहता है? रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ डिल्यूशन. तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है. ये हम कर रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, तो उसमें अर्निंग पर शेयर कम हो जाती है, उसी को डिल्यूशन कहते हैं. अ रिडक्शन इन लॉस पर शेयर, तो
तो कहते हैं नहीं जनाब रिडक्शन नहीं होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए लॉस पर शेयर। अगर डिल्यूशन आएगी तो फिर इंक्रीज आएगी, तो ये एंटी डिल्यूशन। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? सी। पंद्रहवें सवाल में 15 क्वेश्चन नंबर 15। Saima Limited. Saima Limited is a company listed on Pakistan Stock Exchange. Given below is an extract from Statement of Comprehensive Income for the year. Profit before tax, tax expense, profit after tax. मिल गया जी सवाल? SL paid during the year an ordinary dividend of rupees 400,000 and a dividend on its redeemable preference shares of rupees 500,000. These have been correctly accounted for in the financial statement. SL had ordinary share capital of rupees 2 million throughout the year and authorized share capital of 10 million. What is the basic EPS for the year ended 31st December 2001? कंपनी लाज उसी पढ़ दूं मैं पढ़। ऑथोराइज शेयर कैपिटल होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप जब कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसमें मेंशन करते हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट द कंपनी कैन इशू, शेयर जो इशू किए जा सकते हैं मैक्सिमम कंपनी, उसको ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। इशू शेयर कैपिटल वो होता है जो शेयर इशू किए होते हैं, ठीक। मतलब अगर हम कहते हैं जी कंपनी का या जैसे यहाँ पे 10 मिलियन है तो मैक्सिमम शेयर जो कंपनी इशू कर सकती है वो 10 मिलियन तक है, इससे ज़्यादा नहीं इशू कर सकती, इसको ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन गए? 2 मिलियन डिवाइड बाई 10, 2 लाख हो गए। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2 लाख और पैट है हमारे पास 4.2 मिलियन। अब यहाँ पे स्टोरी जो है ना वो बस ये है कि कहीं आप डिविडेंड और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो माइनस ना करें, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है उसका डिविडेंड वैसे ही इंटरेस्ट होता है, वो ऑलरेडी माइनस, ऐसे ही है ना। तो टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 5.7 मिलियन, इसमें से ऑलरेडी इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस होती है। याद है जो जब चैप्टर हमने शुरू किया था उसमें सबसे पहले हमने यही बातें की थी। तो 5 से आप इंटरेस्ट तो उसका माइनस नहीं करेंगे और डिविडेंड हम माइनस करते नहीं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का, क्योंकि उसी को तो हम अर्निंग बता रहे होते हैं। तो वो डिविडेंड किस में से दिया जाता है? अर्निंग में से ही दिया जाता है। तो आपने सिर्फ फार्मूला लगाना है 4.2 मिलियन डिवाइड बाय 2 लाख, बस सॉल्व हो गया, सीधा सीधा हिसाब लिया। ये सारा डाटा जो है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप माइनस कर दें, जैसे ही आपने माइनस करना काम खराब हो जाना। इसका मतलब आपकी बेसिक्स नहीं ठीक, आपको पता नहीं है ईपीएस कैलकुलेट कैसे होता। ले जा कहते जी शाइस्ता जो है उसकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड कंपनी है और उसका ईपीएस है 8.5 2007 का। 2008 में उसने बोनस इशू किया हर 3 शेयर के अगेंस्ट 1। कहते जी बताएं कि 2007 की जो अर्निंग पर शेयर है उसको रीस्टेट करना है आपने, तो कहते हैं बड़ी सादा सी है, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दे, ऐसे ही है 8.5 इंटू 3/4 6 पॉइंट सी आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल पे आ जाए। सिम्बा लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। लो जी लाइन किंग देख लो, सिम्बा लाइन किंग देख लेना। सिम्बा लिमिटेड जो है कहते हैं जी लिस्टेड कंपनी है और इट हैड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 2 मिलियन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर वाज 500,000। द टैक्स चार्ज was 125,000. So what is the Simba Limited's basic EPS?
सादा सा जनाब। क्या करना है आपने, 5 लाख लेना है आपने बिफोर टैक्स से, इसमें से टैक्स माइनस करें, कितना आ गया 375, और उसका शेयर कैपिटल है 2 मिलियन का, यानी कि 2 लाख नंबर ऑफ शेयर है। तो 375 को 2 लाख से डिवाइड कर दें, 1 पॉइंट डी आंसर आएगा। यानी कि आपको वो देख रहा है कि आपको पता है कि ईपीएस के लिए पैट लेना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, बिफोर टैक्स नहीं लेना। ठीक हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 18, ML is listed on Pakistan Stock Exchange during the year ended 31st December 2007. The company had 5 million ordinary shares of rupees 10 each and 500,000 6% irredeemable preference shares of rupees 10 in issue. The profit after tax for the year 2007 was 6 million. What is the ML's basic EPS per share? तो अब इसमें क्या करना है आपने, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था अर्निंग्स जो है वो किसके इक्वल है, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये चूंकि इररिडीमेबल है तो ये इक्विटी का पार्ट बनेगा, इसका डिविडेंड जो है वो माइनस होगा अर्निंग में से टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। तो कितना बनता है जनाब इसका डिविडेंड 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो कितने बन के 5 मिलियन, तो 6% लेने 5 मिलियन का 3 लाख रुपए बन गए, है? तो प्रॉफिट कितना है इसका, तो 6 मिलियन में से 3 लाख माइनस करते हैं 5.7 हो गया, है जी। 5.7 डिवाइडेड बाय 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, कितना आ गया जो। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट टेस्टिंग थी कि क्या आपको पता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना, अगर यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता तो हम ये ना करते। सही हो गया। 19 नंबर सवाल कहते Mansha Limited had 100,000 equity shares in issue on 1st January. On 1st July 7, it issued 20,000 new shares by way of 1-for-5 bonus issue. On 1st October, it issued 28,000 new shares for cash at full market price. What is the weighted average number of shares for the calculation of earning per share? बड़े फजूल सा सीक्वेंस बनाया एमसीक्यूज का, ये शुरू में होने चाहिए थे, मतलब बेसिक चीजें जो है वो आखिर पे आगे पूछ रहे। बंदा पूछे जेड़ा उत्ते सारे सवाल कर रहा है उन्हें हुन वेटेड एवरेज नंबर ते काट ही लेगा। तो पहला जनाब 1 जुलाई को होता है, तो इसका मतलब है 1 लाख की मंथ फ्रैक्शन बनेगी 6/12, ऐसे ही है। फिर उसने बोनस इशू कर दिए 20,000 के, तो शेयर बन गए 1,20,000, और 1,20,000 की मंथ फ्रैक्शन बनेगी जुलाई, अगस्त और सितंबर 3/12, और फिर उसके बाद आपने शेयर किए हैं 28, तो टोटल शेयर बन गए 1,48,000, और उसकी मंथ फ्रैक्शन कितनी बनती है 3/12, और जो बोनस इशू किया है आपने 20,000 का, उससे प्रीवियस कैलकुलेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 6/5 से, यही बनेगा ना। अगर हम इसकी पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लें तो हमारे पास स्टोरी ये बनती है कि जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ तो नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख, इसका मंथ फ्रैक्शन बनता है 6/12, फिर बोनस इशू हो गया 1,20,000, इसका मंथ फ्रैक्शन बनता है 3/12। अब चूंकि ये बोनस इशू था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6/5 से, दैट इज अ बोनस फ्रैक्शन। ऐसे किया ना, हर 5 शेयर के अगेंस्ट एक 20,000 शेयर जो इशू किए, तो इसका मतलब बोनस फ्रैक्शन कितनी बन गई 6/5। फिर इसके बाद 28,000 शेयर इशू हुए, तो नंबर ऑफ शेयर बन गए 1,48,000 इंटू 3/12। लो जी, इससे ज्यादा अच्छे सवाल तो हमने क्लास में कर लिए थे।
जनाब 20वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। जनाब जिसको आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ता, तो ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो ये तो वैसे ही अभी हम बात कर रहे थे कि ये इंटरेस्ट होता है, ये ऑलरेडी डिडक्टेड होता है। ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट। देन जनाब ऑर्डिनरी डिविडेंड एंड ऑर्डिनरी फाइनल एंड इंटरनल, तो ये तो माइनस करते ही नहीं, इन्हीं की तो ईपीएस निकाल रहे होते। तब आंसर तो इसका अपेरेंटली ए सी डी तीनों ही बनते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में जिसने भी सवाल डिज़ाइन किया है वो ये सोच रहा है कि ए आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि ये आंसर सी और डी को यहाँ पे होना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये भी नहीं माइनस करते ना, हम क्या फिगर ले रहे होते, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट्स इट। ऑर्डिनरी डिविडेंड तो वैसे ही माइनस नहीं करते, उसके बाद रिटेन्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर तो नहीं लेते ना, डिविडेंड माइनस करके नहीं ले रहे होते। चलो जी, हो गया चैप्टर पूरा फाइनल, इतना ही था चैप्टर, अर्निंग पर शेयर। मेरा ख्याल है दैट्स इट, ऐसे ही